नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत 24, साथ में आपके शिखा ठाकुर। खबरों के अंदर भी होती है कई खबरें जिनको समझने के लिए जरूरत होती है खबरों के लेंस की। पूरे दिन चली खबरों के अंदर का क्रक्स क्या है उसे समझना भी जरूरी है, क्योंकि खबरों का कोई रंग नहीं होता, ना होती है ब्लैक एंड व्हाइट। उन्हीं खबरों के हर रंग को समझने के लिए स्वागत करती हूँ मैं आपका अपने स्पेशल शो में। सबसे पहले आज हम बात करेंगे उस मोहब्बत की दुकान के बारे में जिसमें थोक में नफरत का सामान बिक रहा है। कांग्रेसी अम्ब्रेला के अंदर से ये शोर आता है। 2024 में किस ओर जोर ये दिखाएगा, ये तो भविष्य के फैसले में सुरक्षित है, लेकिन सनातन पर टीका टिप्पणी से जीत का चंदन भी लग सकता है। ऐसा होता नहीं दिखता। ऐसे में राहुल के सैम अंकल ने जो कहा उसके मायने क्या है वो भी समझेंगे, और साथ ही ये भी समझेंगे कि फारूक अब्दुल्ला की प्लीज प्लीज पॉलिटिक्स आखिर क्या है। फारूक अब्दुल्ला ने जो मांगा था वो तो नहीं, लेकिन उसका जवाब उन्हें जरूर मिल गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जो कुछ भी कहा उसको भी समझने की हम कोशिश करेंगे, जहां अब्दुल्ला जी को कुछ सुझाव कॉम्प्लीमेंट्री हम देते रहेंगे। और इसके बाद बात पहलवानों की करेंगे, उनके अखाड़े की और उस अखाड़े में खड़े एक बड़े सियासी चेहरे की। कुश्ती का दाव और सियासत में दाव के बीच का कनेक्शन यहां पर आपको समझाएंगे, और आखिर में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की बातों पर गौर करेंगे और उनके एक एक शब्द का शाब्दिक संदेश देंगे। उन्हें इनकी जरूरत है उन्हें हम ये बताएंगे। देखिए, सबसे पहले 140 करोड़ जनसंख्या वाला हमारा देश भारत 22 जनवरी का बेसब्री से इंतजार कर रहा है। 22 जनवरी वो तारीख होने जा रही है जो हजारों सालों की प्रतीक्षा को समेटे बैठी है, तो वही हजारों सालों तक याद रखा जाने वाला इतिहास बनने जा रहा है। राम भक्ति में पूरा देश इस वक्त डूबा हुआ है। अयोध्या सज चुकी है, राम का इंतजार है। 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरे कार्यक्रम का कार्यभार संभाल लिया है और हर तरफ गूंज है कि राम आएंगे तो अंगना सजाएंगे, दीप जलाएंगे, त्योहार होगा, देश में उत्सव का माहौल होगा। लेकिन एक पक्ष ऐसा भी है जिसे पता नहीं क्या दिक्कत है। रामधुन पर देश झूम रहा है तो एक पक्ष में झल्लाहट का माहौल है। जनकपुर से यात्रा निकल रही है तो दूसरी तरफ उदासी की यात्रा निकल रही है। जब देश राम के उत्सव में डूबा हुआ है तो वहीं एक तरफ से लगातार एक के बाद एक बैक टू बैक विवादित बयान दिए जा रहे हैं। सनातन का अपमान किया जा रहा है, हिंदुओं से चिढ़न को शब्दों में लिखा जा रहा है, और इसका लाइव डेमो आज हम आपको दिखाएंगे, जहां राहुल गांधी के मेंटोर और कांग्रेस ओवरसीज के अध्यक्ष सैम पित्रोदा कह रहे हैं कि देश राम मंदिर में लगा हुआ है, ये परेशान करने वाला है। भारत के बारे में मैं चिंतित हूं, ये गलत दिशा में जा रहा है। राम मंदिर को लेकर के कह रहे हैं कि ये वास्तव में मुझे अपसेट और परेशान करता है। राजनीतिक लाभ के लिए धर्म का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। धर्म व्यक्तिगत चीज है, राष्ट्र एजेंडा नहीं है। आधुनिक राष्ट्रों का निर्माण ऐसे नहीं होता है। हद है। देखिए, राम के काम से इतनी चिढ़ आखिर क्यों? जस्ट फॉर सम वोट्स? और ये वोट क्या है और किस तरीके से ये लोगों के फिंगर टिप्स पर है? सबसे पहले आपको सैम पित्रोदा ने क्या कुछ कहा है और वो सुनवा देते हैं कि वो क्या कह रहे हैं और इसके मायने क्या है, फिर आगे आपको समझाएंगे। People of India will have to decide. They are intelligent. They have to decide what are the real issues. Is Ram Mandir the real issue or Berojgari is the real issue? Is Ram Mandir is the real issue or Mahंगाई is a real issue? आपको यहाँ ये भी बता दें कि सैम पित्रोदा वही है जो कभी आतंकियों के लिए कहते थे कि भाई वो आए थे, हमला किया तो क्या इसकी सजा उस पूरे देश को दे दोगे? तो कभी बोलते थे कि 1984 में जो कुछ हुआ, मतलब जो सिख विरोधी दंगे हुए उनको भूल जाओ, जो हुआ सो हुआ। याद रखिएगा, जहां दिल्ली की सड़कों पर हजारों सिखों की हत्या हुई, वहां के लिए बोला था जो हुआ सो हुआ। और अब राम मंदिर से दिक्कत है। कांग्रेस ओवरसीज के अध्यक्ष सैम पित्रोदा की अगर आप ब्रेन मैपिंग करते हैं तो आपको वहां पर विवादित विचार ही मिलेंगे, प्रचुर मात्रा में मिलेंगे। पहले आप सैम पित्रोदा के पूर्व बयानों को भी सुन लीजिए। Don't think so. This also another lie. बोल दिया ना, आप तो झूठ बोलते ही रहते हैं रोज यार। आज हमारे पे झूठ बोला, कल आप पे झूठ बोला, और आप लोग झूठ प्रमोट करते रहते हैं। अब क्या है 84 का? बात तो करिए, आपने क्या किया 5 साल में, उसकी बात करिए। 84 में हुआ तो हुआ, आपने क्या किया? That's not how you deal with world. Okay? Because 8 people come and do something, you don't jump on the entire nation. It doesn't work that way. Okay? It's naive to assume that just because some people came here and attacked, every citizen of that nation is to be blamed.
I don't believe that way. सैम पित्रोदा ने जो कुछ भी बोला है उनके एक एक शब्द पर सवाल है। पित्रोदा ओवरसीज में कांग्रेस का काम देखते हैं, लेकिन उन्हें दिक्कत भारत में बन रहे राम मंदिर से है, जिसमें उनका रत्ती भर भी योगदान नहीं है। और ये वही लोग हैं जो पूछते थे कि मंदिर की तारीख क्या है और तंज कसते थे कि मंदिर वही बनाएंगे लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। अब जब इन्हें तारीख मिल गई तो तिलमिला उठे हैं। खींच साफ नजर आ रही है। उनकी इसी परेशानी को लेकर के बीजेपी नेताओं का क्या कुछ कहना है वो भी सुनिए। कि जनता इनका असली चेहरा जान चुकी है, जो भगवान राम को काल्पनिक बताते हैं, जिनके अपने अलायंस पार्टनर सारे एक के बाद दूसरा सनातन धर्म को नीचा दिखाने का काम करता है, हिंदू को अपमानित करने का काम करता है। और यही नहीं, एक के बाद दूसरा इनका नेता बार बार एक से दूसरा हल्का बयान कर रहे हैं। क्या यही राजनीति इनके लिए रह गई है? दूसरी ओर मोदी सरकार का एक ही प्रयास है, गरीबों का कल्याण, देश का विकास। मैंने कहा ना, जाको प्रभु दारुण दुख दीना, ताकि मति पहले हर लीना। जैसे अभी हमारे जो राजनीतिक प्रतिद्वंदी हैं, किसी का नाम में मंदिर है यहाँ लेना नहीं चाहता, उनकी बुद्धि को लगता है कि ऐसे समय हर लिया है भगवान ने, और उनको ये समझ में नहीं आ रहा क्या बोलना चाहिए क्या नहीं बोलना चाहिए। और ऐसी चीजें बोल करके कोई सनातन को ना कमजोर कर सकता है, ना मिटा सकता है, ना हिंदुत्व को कमजोर कर सकता है, ना हिंदुत्व को मिटा सकता है, ना भव्य राम मंदिर निर्माण को रोक सकता है, ना जो अच्छे पवित्र काम चल रहे हैं देश प्रदेश में, ना उसे रोक सकता है। तो सैम पित्रोदा विदेश में बैठ करके राम मंदिर की तस्वीरें देख देखकर परेशान हैं, तो वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जो देश में बैठ करके सनातन के बढ़ते कद से परेशान हैं, भारत की बढ़ती शक्ति को देखकर कुछ बोल पा रहे हैं, और ये एक पैटर्न सा बन गया है। बीते एक साल में देश में कुछ लोग सुबह उठते हैं तो हिंदुओं को गाली देते हैं, रात में सोने से पहले सनातन का अपमान करते हैं। और इसी बीच अब सवाल ये है कि इंडिया अलायंस को आखिर हुआ क्या है? बीजेपी को काउंटर करने के लिए आखिर सनातन अपमान का सहारा क्यों लिया जा रहा है? आखिर इससे क्या फायदा होने वाला है? ये कोई एक दल की बात नहीं है, बल्कि इंडिया अलायंस के कई दल इस तरह की हिंदू हेट पहले भी दिखा चुके हैं। इससे पहले स्वामी प्रसाद मौर्य समाजवादी पार्टी के नेता हैं, वो कहते हैं कि हिंदू कोई धर्म नहीं, एक धोखा है। डीएमके के सांसद हैं दयानिधि मारन, वो कहते हैं कि उत्तर प्रदेश बिहार की हिंदी भाषी तमिलनाडु में टॉयलेट साफ करते हैं, बाकी धर्म के काम में लगे रहते हैं। डीएमके सांसद सेंथिल कुमार कहते हैं कि बीजेपी केवल गौमूत्र वाले राज्यों में चुनाव जीतती है। डीएमके के ही नेता है उदयनिधि स्टालिन, वो कहते हैं कि सनातन डेंगू और कोरोना की तरह है। डीएमके नेता ए राजा कहते हैं कि सनातन धर्म एचआईवी और कुष्ठ रोग जैसा है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन कहते हैं कि हम हिंदी के गुलाम नहीं हैं। इन सभी की बातों पर एक सिचुएशन आपको देते हैं और फिर आप सोचेगा कि उस सिचुएशन में क्या होता। लेकिन उससे पहले इस एंटी हिंदू ब्रिगेड को समझने के लिए एक बार इस ब्रिगेड को ऑडियो के साथ सुन लेते हैं। Any religion that does not promote equality, any religion that does not ensure that you have the dignity of being a human being is not a religion according to me. கொசு, டெங்கு காய்ச்சல், மலேரியா, கொரோனா இதையெல்லாம் நம்ம எதிர்க்கக்கூடாது, ஒழித்து கட்ட வேண்டும். அப்படிதான் இந்த சனாதனம். எங்களை பொறுத்தவரை ஹெச்ஐவி தொழுநோயை போல ஹெச்ஐவி போல சமூக அவலம் நிறைந்த ஒரு நோயாகத்தான் நம்ம பார்க்கணும். ஒன்று. இன்னொன்று சனாதர்மத்தை கடைபிடிங்கன்னு பிரதமர் சொல்றாரு. The power of this BJP is only winning elections and mainly in the heartland states of Hindi and what we generally call as the Gomutra states. देखिए 2024 में सबसे बड़ा चुनाव है और चुनाव के मौसम में विवादित टीका टिप्पणी कोई नई बात नहीं, लेकिन क्या सियासत में कोई सीमा नहीं बची? सियासत में नफा नुकसान का गणित संभालते नेताओं ने अब अपना सबसे आसान फॉर्मूला सनातन को बना लिया है। सनातन का अपमान करना नेताओं की सियासत का सबसे आसान टूल बनता जा रहा है। कोई ऐसा दिन नहीं बचता जब सनातन के अपमान की खबर से हमें दो चार ना होना पड़े। अब इस पूरे घटनाक्रम के बीच जहां देश के बहुसंख्यकों की आस्था का सियासत के नाम पर ऐसे मजाक बनाया जाता हो, ऐसे में सवाल तो उठता है कि मोहब्बत की दुकान में ये नफरत का सामान क्या कर रहा है? राम के नाम पर कांग्रेस ओवरसीज के अध्यक्ष को चिढ़न क्यों हो रही है? सैम पित्रोदा की स्टेटमेंट को कांग्रेस सपोर्ट करती है क्या?
और सनातन विरोधी टिप्पणी पर कांग्रेस की चुप्पी आखिर क्या कहती है? क्या सनातन का अपमान ही अब सियासत का धर्म बन गया है? तो ये कुछ अहम सवाल है जो उठ खड़े हुए हैं और कांग्रेस को इसका जवाब देना चाहिए। इसी बीच एक बड़ी जानकारी मिल रही है, उसका रुख कर लेते हैं। दिल्ली के चाणक्यपुरी से हरियाणा का ठग गिरफ्तार किया गया। 2022 में ताज पैलेस होटल में तकरीबन 5.5 लाख की ठगी का आरोप है इस शख्स पर। हरियाणा के लिए अंडर 19 क्रिकेट खेल चुका है आरोपी। मृणांक सिंह पर कई लग्जरी होटल से धोखाधड़ी करने का आरोप है। आरोपी मृणांक सिंह ने क्रिकेटर ऋषभ पंत से भी धोखाधड़ी की है। 2021 में ऋषभ पंत से की थी तकरीबन 1 करोड़ 63 लाख की धोखाधड़ी। ये एक बड़ी जानकारी इस वक्त मिल रही है। दिल्ली के चाणक्यपुरी से हरियाणा का ठग गिरफ्तार। 2022 में ताज पैलेस होटल में 5.5 लाख की ठगी का आरोप है। हरियाणा के लिए अंडर 19 क्रिकेट खेल चुका है ये आरोपी। मृणांक सिंह पर कई लग्जरी होटल से धोखाधड़ी का आरोप लगा है। आरोपी मृणांक सिंह ने क्रिकेटर ऋषभ पंत से भी धोखाधड़ी की थी। 2021 में ऋषभ पंत से तकरीबन 1 करोड़ 63 लाख की धोखाधड़ी की थी। चलिए एक बार फिर से आपको सियासी गलियारे में लेकर चलते हैं। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री जिनकी पीआरओ सेपरेटिस्ट आइडियोलॉजी ही उनका क्लेम टू फेम है, नाम है फारूक अब्दुल्ला। और फारूक अब्दुल्ला की ब्रांड ऑफ पॉलिटिक्स, जहां वो बार बार जब भी कैमरे को अपने सामने देखते हैं कहते हैं कि भारत सरकार प्लीज टॉक टू पाकिस्तान से बात करो। एक बार फिर उन्होंने कहा है कि प्लीज मोदी जी पाकिस्तान से बात कर लीजिए। वो यही नहीं रुके, कहते हैं कि भारत इजराइल की तरह ही बिहेव कर रहा है और कश्मीर गाजा बन सकता है। पाकिस्तान से बात करना ही सल्यूशन है। अटल जी को कोट कर रहे हैं और कह रहे हैं कि अटल जी ने भी तो कहा था कि हम अपने पड़ोसी नहीं बदल सकते, तो प्लीज बात कर लो। वाजपेयी जी ने जो कहा था कि दोस्त बदलाए जा सकते हैं, पड़ोसी बदलाए नहीं जा सकते। अगर हम पड़ोसियों के साथ दोस्ती में रहेंगे तो दोनों तरक्की करेंगे, अगर दुश्मनी में रहेंगे तो हम आगे नहीं बढ़ सकते इतनी तेजी से। फिर मोदी जी का है बयान, प्रधानमंत्री का, कि वॉर इज नॉट एन ऑप्शन नाउ। आप बातचीत से मसले हल करने हैं। कहाँ है वो बातचीत? आज इमरान खान छोड़ दीजिए, आज नवाज शरीफ वहाँ के वजीर आजम बनने वाले हैं। वो चिल्ला चिल्ला के कहते हैं हम बात करेंगे। क्या वजह है कि हम बातचीत के लिए तैयार नहीं है? अगर बातचीत से हमने ये सुलझाया नहीं तो माफ़ी चाहता हूँ आपसे कहने का, हमारा भी वही हाल होगा जो आज गाज़ा का और पैलेस्टीनियन का हो रहा है, जिन पे आज बमबारी की जा रही है। तो सुना आपने, ये है फारूक अब्दुल्ला, जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री। जब से घाटी में शांति का माहौल बना है तब से इनको समझ नहीं आ रहा कि करें तो क्या करें। पत्थरबाज घर में छिप चुके हैं, कट्टरपंथ की क्लासेस लगनी बंद हो चुकी है। आतंकवादियों ने भी अपनी एक्टिविटी चेंज कर ली है, बिल में छिप करके प्लानिंग कर रहे हैं। तब फारूक अब्दुल्ला साहब कह रहे हैं कि पाकिस्तान से बात करो। बहरहाल फारूक अब्दुल्ला साहब की साउंड बाइट में आपने एक चीज देखी होगी कि उनके पीछे आर्मी के लोग खड़े थे, अलग अलग फोर्सेस के लोग उनकी सुरक्षा में तैनात हैं। तो अब्दुल्ला साहब से सवाल ये है कि वो भारत सरकार की सिक्योरिटी वापस कर दें। कहीं मुझे भारत सरकार की सिक्योरिटी नहीं चाहिए, इंडियन टैक्स पेयर्स के पैसों से सिक्योरिटी मत लीजिए, क्योंकि आपको डर किसका है? आप तो पाकिस्तान की वकालत कर रहे हैं, आप तो डायलॉग की बात कर रहे हैं। देखिए लॉजिक क्लियर है, अगर आपको पाकिस्तान से इतना ही लगाव है तो भारतीय सिक्योरिटी क्यों चाहिए आपको? और अगर भारत सरकार आपकी नहीं सुन रही तो पाकिस्तान तो आपकी सुनता होगा ना, तो उसे कहिए कि आतंकी भेजना बंद कर दे, फिर शायद हम बात कर सकते हैं। तो ये अहम सवाल खड़े होते हैं फारूक अब्दुल्ला के लिए और उन्हें इस बात पर ध्यान देना चाहिए। बहरहाल फारूक अब्दुल्ला को देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जवाब दे दिया है, बिल्कुल क्लैरिटी के साथ, कोई शक की गुंजाइश नहीं है। आप भी सुनिए उन्होंने क्या कहा। जानता हूं कि हमारा उद्देश्य जहां पर कोई जंग जीतना है, आतंकवादियों का सफाया करना है, वहीं पर हमारा उद्देश्य, बड़ा उद्देश्य होना चाहिए कि हमें अपने देशवासियों का दिल जीतना है। हम युद्ध भी जीतेंगे, हम किसी प्रकार की जंग भी जीतेंगे, हम आतंकवादियों का भी सफाया करेंगे, लेकिन साथ ही साथ देशवासियों का हमें दिल भी जीतना है। बहुत बड़ी जिम्मेदारी आप सबके कंधों के ऊपर है।
तो फारूक अब्दुल्ला ने जो कुछ भी कहा वो इसलिए कहा क्योंकि उनको अपनी प्रेजेंस दिखानी है, लेकिन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मामला क्लियर कर दिया कि आतंक का सफाया ही एकमात्र विकल्प हमारे पास है। पाकिस्तान से कोई बात नहीं की जाएगी और ऐसा इसलिए है क्योंकि पाकिस्तान की डीएनए में ही आतंक भरा हुआ है और आप किसी का डीएनए चेंज कभी नहीं कर सकते। घाटी से 370 हटने के बाद आतंकियों का कश्मीर में आतंक फैलाना मुश्किल हुआ तो अब वो बिल में छिप करके आतंक फैलाने में जुट गए हैं। रजौरी पुंछ के जंगलों में बिल बनाकर छिपे रहते हैं। आप इसी साल की कुछ घटनाओं को अगर देखेंगे तो 22 और 23 नवंबर 2023 में रजौरी के बाजीमाल क्षेत्र में मुठभेड़ में सेना के 2 कैप्टन और 3 जवान शहीद हुए। 5 मई 2023 को रजौरी के केसरी हिल क्षेत्र में आतंकी हमले में 5 जवान हमारे शहीद हुए। 20 अप्रैल 2023 में पुंछ में सैन्य वाहन को घेर करके निशाना बनाया जिसमें 5 जवान हमारे शहीद हो गए। इस डेटा से शायद फारूक अब्दुल्ला को पता चले कि विकल्प पाकिस्तान से बात करना नहीं बल्कि आतंकियों को जड़ से खत्म करना है। पीओके में ट्रेनिंग ले रहे इन आतंकियों का ठिकाना ही ठिकाने लगना होगा, यानी पीओके पर फुल भारतीय कंट्रोल स्थापित करना होगा, जिसका जिक्र आजकल गृह मंत्री अमित शाह भी इशारों में कर रहे हैं। वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जम्मू कश्मीर पहुंचने के बाद उन लोगों से भी मुलाकात की जो जम्मू कश्मीर के रजौरी के आतंकी हमले के बाद कथित तौर पर सेना की हिरासत में लिए जाने के बाद घायल पाए गए। इस दौरान राजनाथ सिंह के साथ सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे और उपराज्यपाल मनोज सिन्हा भी मौजूद रहे। ये वो तस्वीरें हैं जो दिखाती हैं कि कश्मीरियों का पूरा ख्याल है लेकिन आतंकियों की खैर नहीं है। चलिए अब आगे बढ़ते हुए सियासी खबरों का रुख कर लेते हैं। 2024 चुनाव में 100 दिनों से भी कम का वक्त बचा है। ऐसे में सियासी अखाड़े में सरगर्मियां तेज हो गई है। वहीं कुश्ती को लेकर के देश में सियासत गर्म है। WFI के चुनाव में बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह के समर्थित संजय सिंह बबलू की जीत के बाद से पहलवानों ने मोर्चा खोल रखा है। साक्षी मलिक कुश्ती से संन्यास का ऐलान कर चुकी हैं, तो वहीं बजरंग पुनिया ने पद्मश्री सम्मान प्रधानमंत्री आवास के बाहर छोड़ दिया। विनेश फोगाट ने भी अर्जुन अवार्ड और मेजर ध्यानचंद खेल रत्न सम्मान छोड़ने का ऐलान कर दिया है। पहलवानी पर जारी सियासत के बीच बुधवार की सुबह कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी हरियाणा के झज्जर पहुंचे। बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ पहलवानों के आंदोलन का प्रमुख चेहरा बजरंग पुनिया भी इस दौरान राहुल गांधी के साथ नजर आए। लेकिन इस सब के बीच सवाल है कि आखिर राहुल गांधी का मकसद क्या है? कुश्ती के अखाड़े में सीखे गए दाव पेच का सियासी अखाड़े में आखिर क्या काम है? ये बहस का विषय हो सकता है, लेकिन सवाल यह भी है कि क्या राहुल गांधी पहलवानों से मिलने ऐसे ही झज्जर पहुंच गए? राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी के इस दौरे के पीछे मंशा चाहे जो भी हो, लेकिन इसके राजनीतिक मायने भी तलाशे जा रहे हैं। इस दाव के पीछे के मकसद को समझें उससे पहले जरा आप याद कीजिएगा, हाल ही में खत्म हुए शीतकालीन सत्र के दौरान 146 विपक्षी सांसदों को निलंबित किया गया। सांसदों के इसी प्रदर्शन के दौरान उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ की मिमिक्री का एक वीडियो सामने आया। इस वीडियो में टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी उपराष्ट्रपति धनखड़ की मिमिक्री करते और राहुल गांधी इस मिमिक्री का वीडियो बनाते हुए नजर आ रहे थे। अब राहुल का पहलवानों से मिलने झज्जर जाना एहतियातन उठाए गए कदम के रूप में भी देखा जा रहा है, क्योंकि जिस तरह का माहौल इस वक्त बना हुआ है उसमें उनकी इमेज एंटी जाट न सेट हो जाए। दरअसल हरियाणा की राजनीति में जाट मजबूत दखल रखते हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश, राजस्थान जैसे प्रदेशों में भी जाट प्रभावी हैं। लोकसभा चुनाव के कुछ ही महीने बाद हरियाणा के विधानसभा चुनाव होने हैं, इसलिए भी कांग्रेस पहलवानों के मुद्दे पर अधिक मुखर हो गई है। कहा तो ये भी जा रहा है कि जाट पॉलिटिक्स तो है ही, कांग्रेस की रणनीति जाति वर्ग से ऊपर उठकर खिलाड़ियों और खेल से जुड़े लोगों के बीच पैठ बनाने की है। लोकसभा चुनाव से के ठीक बाद हरियाणा में विधानसभा चुनाव होने हैं। बीजेपी 10 साल से यहां पर शासन में है। कांग्रेस को ऐसा लगता है कि एंटी इनकम्बेंसी का फायदा उठाकर यहां पर जीत दर्ज किया जा सकता है। और इसी बीच बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान आज अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं। फैंस सोशल मीडिया के जरिए उन्हें विश भी कर रहे हैं और वहीं बॉलीवुड टाउन के सेलेब्स भी उन्हें जन्मदिन की बधाइयां दे रहे हैं। ये तस्वीरें हर साल की तरह जब अपने फैंस का अभिवादन स्वीकार करने के लिए अपने घर के बाहर सलमान खान पहुंचे गैलेक्सी अपार्टमेंट, जहां पर अपने फैंस का अभिनंदन करते हुए सलमान खान और हजारों की भीड़ यहां पर उनके फैंस की मौजूद है।